मुझे ना लास्ट में प्लीज बताइएगा, मैं आपको लास्ट में असाइनमेंट दे दूंगी, ठीक है। तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर रहे थे वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लास्ट क्लास हमने 6 का टॉपिक फिनिश कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हमें 7 कंप्लीट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक फॉर our class is chapter number 7, that is electronic signature certificate। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में ये टॉपिक है। क्या है कि मेन चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्योंकि हम यहाँ पे अथॉरिटीज लास्ट में हम डिफरेंट जो हमारी अथॉरिटीज है, हम डिफरेंट अथॉरिटीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और ये जो हमारी डिफरेंट अथॉरिटीज है कि यानी कि ये कौन कौन से सर्टिफिकेट को इशू करती है, कैसे इशू करती है, ठीक है। तो हमें ये टॉपिक फिनिश करना है। तो सर्चिंग फाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करती है सर्चिंग फाइंग अथॉरिटी, नंबर 1, एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द सर्चिंग फाइंग अथॉरिटी। तो एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द सर्चिंग फाइंग अथॉरिटी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन है जो कि सर्चिंग फाइंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिखता है। किस चीज की एप्लीकेशन लिखता है? तो कोई भी पर्सन है जो कि सर्चिंग फाइंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन लिखता है, किस चीज की? एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। तो फॉर द इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्लियर कि जैसे मान लीजिए कि उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके ये डिफरेंट प्रोसेस है, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो इसका मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के इशू के लिए, ठीक है, कोई भी पर्सन है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिखेगा इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है ना, ऐसे फॉर्म में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। तो इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। सेकेंड, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकॉम्पनीड बाय सच फी। तो अब आपको पता ही है, क्योंकि आप कोई भी वर्क करोगे, गवर्नमेंट का कोई भी आप काम करोगे, वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन लगेगी, तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन फी लगती है, ठीक है। तो हर जो सच एप्लीकेशन है वो उस फी के द्वारा अकॉम्पनीड की जाती है। तो एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकॉम्पनीड बाय सच फी, जो फी है 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो वही है, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकॉम्पनीड बाय सच फी नॉट एक्सीडिंग 25,000। वो जो फी है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो फी है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है। तो एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी को पे की जाएगी। तो टू बी पेड टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। तो वही है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो वही है, कोई भी पर्सन है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन लिखता है एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। और वो जो एप्लीकेशन है वो सच फी, उस पे जो एप्लीकेशन है सच फीस लगती है। तो सच एन एवरी सच एप्लीकेशन होती है वो उस फीस के द्वारा अकॉम्पनीड की जाती है। तो शैल बी अकॉम्पनीड बाय सच फी, जो कि 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है।
provided that while prescribing fees under the subsection 2, ठीक है ना, डिफरेंट फीस में बी प्रिस्क्राइब, कि जैसे ये तो फीस लगती ही लगती है, कि जैसे एप्लीकेशन की जो फी होगी वो तो आपकी चार्ज होगी ही होगी, एप्लीकेशन की फीस चार्ज होती है, और उसके अलावा डिफरेंट फीस भी कह रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस एप्लीकेंट्स की अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट फीस भी प्रिस्क्राइब की जाती है। कौन सी होती है? थर्ड, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकॉम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि हर जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट के द्वारा अकॉम्पनीड की जाती है, और वेयर देयर इज नो सच स्टेटमेंट, और वहां पर जहाँ पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होती, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी कि जैसे एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक जो एप्लीकेशन है, अगर आप उसमें एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट देते हो तो ये सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट के द्वारा भी अकॉम्पनीड होती है। इसका मतलब है कि सर्टिफिकेशन एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट का सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है, ठीक है, जहां पर वेयर देयर इज, जहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, वेयर देयर इज नो सच स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट में जिसमें बहुत सारे सच पर्टिकुलर्स कंटेन होते हैं, ठीक है, तो जो कि रेगुलेशंस के द्वारा स्पेसिफाइड किया गया है। और फोर्थ है ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, कह रहे हैं कि सबसेक्शन 1 के एप्लीकेशन की रिसिप्ट के अंदर, ठीक है, द सर्टिफाइंग अथॉरिटी में आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं सर्टिफिकेशन, कह रहे हैं प्रैक्टिस स्टेटमेंट के सर्टिफिकेशन, कह रहे हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, जो कि सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट के कंसिडरेशन के बाद या अदर स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, तो लिखता है एज इट में डीम फिट, जो कि उसे क्या लगता है, फिट लगती है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ग्रांट करेगी। तो ग्रांट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, मतलब वही सब कुछ लिखा हुआ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है, ठीक है, तो उसको जिस हिसाब से लगता है कि अदर स्टेटमेंट ठीक होगी या सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट का कंसिडरेशन ठीक होगा, ठीक है, या आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज, ठीक है, जो कि उसको फिट लगती है, तो वो क्या, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी। तो ग्रांट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो वही है ग्रांट करेगा यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, ठीक है, और द रीजंस टू बी, जो कि राइटिंग में रिकॉर्डेड है, रिजेक्ट द एप्लीकेशन, रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, प्रोवाइड करता है कि कोई भी एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कह रहे हैं नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, कि कोई भी एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, कब तक, अनलेस, जब तक एप्लीकेंट हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज्ड रिजेक्शन, कि जब तक कि एप्लीकेंट को हैज बीन गिवन, जब तक कि एप्लीकेंट को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है, कि मतलब सिंपल है कि जैसे एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होती है, जिस चीज के लिए कल भी आपको डिस्कस किया था, तो अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आपको एक रीजनेबल कॉज बताया जाएगा और आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप अपने उस एप्लीकेशन को ठीक कर सकते हो, जो उसमें कोई कमी है वो आपको उस कमी को देने के लिए वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी आपको क्या होगी, वो दी जाएंगी। इतना आप प्लीज ध्यान से रखो। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स क्या होता है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इश्यू करने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो वही है, कह रहे हैं कोई भी पर्सन, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है, किस लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, ठीक है, तो ये आपको बताया था। उसको सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और सेकेंड उस हर एप्लीकेशन के साथ क्या होगी, वो फी लगेगी,
तो कह रहे हैं सच एप्लीकेशन शैल बी अकॉम्पनीड बाय सच फीस लगेगी। वो जो फीस होगी 25,000 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और उस एप्लीकेशन के साथ आपका सर्टिफिकेशन प्रैक्टिकल स्टेटमेंट या जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि रेगुलेशंस के अंदर है, लिखा है ना एज बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस, वो भी लगेंगे। और इन सब के रिसिप्ट्स के साथ, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करती है, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिकल स्टेटमेंट या अदर स्टेटमेंट्स को इंक्वायरी अगर उसे लगती है कि ये सब ठीक है, कंसिडर करती है सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करती है, ग्रांट करती है। और अगर मान लीजिए कि उसकी एप्लीकेशन है वो क्या होती है, रिजेक्ट होती है, तो उसके लिए लिखा है रीजंस को राइटिंग में भी लिखती है, और फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और जो रीजंस होते हैं उन्हें किसमें, राइटिंग में लिखती है, रिजेक्ट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को क्या रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। एंड रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। तो वही सब लिखा है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, ठीक है, जब तक उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शो की नहीं दी जाएगी। अब नेक्स्ट में कर लेते हैं। तो अब है कि रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जो इशू करते हैं, इशुएंस के अपॉन जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो यानी ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी व्हाइल इशूइंग ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एक जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, ठीक है, तो वही लिखा है, कह रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करते हैं, ठीक है। तो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करती है, तो शेल सर्टिफाई दैट, क्या सर्टिफाई करती है, नंबर वन, इट हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि उसे इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ होना चाहिए। तो मतलब कि जो उसको इशू करेगा, इसका मतलब है कि इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर आएगा। इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर आने का मतलब क्या है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को कवर करता है, यानी कि उससे जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, ठीक है, वहां पे जो कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उससे भी। तो ये है कि इट हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, इट हैज पब्लिश्ड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये है कि ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिश करता है, अदरवाइज मेड इट अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट एंड सब्सक्राइबर हैज एक्सेप्टेड इट। तो ये एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिश करता है, ठीक है। तो यानी कि पब्लिश करेगा तो जो भी मतलब उसका सब्सक्राइबर उसे कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो और ऑब्वियसली वो जो जब उसे पब्लिश करेगा तो उसी को ही अवेलेबल होगा जो उसके ऊपर, ठीक है, डिपेंडेंट है, रिलायबल है। तो द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की, वही मतलब है कि जैसे पब्लिक की प्राइवेट की, इट मीन्स ए कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगर आपके पास एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की का मतलब होता है, तो पब्लिक की और प्राइवेट की का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कह रहे हैं सब्सक्राइबर होल्ड्स करता है प्राइवेट की, ठीक है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कह रहे हैं कि जो कि यानी कि जो एक डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो इशू लिस्टेड होती है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो लिस्टेड होती है, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब कि वही सब्सक्राइबर उसकी प्राइवेट की, यानी कि जो एक उसकी अपनी खुद की प्राइवेट लॉगिन आईडी है, पर्सनल वो सब है, तो उसे वो होल्ड करता है। तो सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की, क्लियर, पब्लिक की से कॉरेस्पॉन्डिंग वो अपना प्राइवेट की भी सब्सक्राइबर उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में होल्ड कर सकता है। यानी कि आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि अगर उसे अपना खुद की एक पर्सनल
यानी कि ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो किसी को शेयर ना हो, कॉन्फिडेंशियलिटी लगे, कि जैसे आप की जीयू की वेबसाइट पे आप अपने तरीके से मतलब अपनी लॉगिन आईडी या सब कुछ ये कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर एक प्राइवेट की को भी होल्ड करता है पब्लिक की के कॉरेस्पॉन्डेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सब्सक्राइबर होल्ड ए प्राइवेट की विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर। अब आपको ये भी बता दिया कि जैसे अब है क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है, तो अब हो सकता है कि जो सब्सक्राइबर है कि जैसे अपने डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने की जो कैपेबल है, तो वो एक प्राइवेट की को भी होल्ड करेगा। तो सब्सक्राइबर होल्ड से प्राइवेट की, ठीक है, सब्सक्राइबर है प्राइवेट की को होल्ड करता है जो कि एक डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने में कैपेबल होगी, तो विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट है पब्लिक की टू बी लिस्टेड इन द सर्टिफिकेट। कह रहे हैं कि अब जो सर्टिफिकेट में जो पब्लिक की लिस्टेड है कैन बी यूज टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो वो यूज की जाती है। तो ठीक है, जो सर्टिफिकेट में जो पब्लिक की लिस्टेड है हम उसे यूज कर सकते हैं, क्या कैन बी यूज कर सकते हैं, कि कह रहे हैं प्राइवेट, कह रहे सब्सक्राइबर के द्वारा जो प्राइवेट की हेल्प की जाती है उसको डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए, तो कैन बी यूज टू वेरीफाई, तो कैन बी यूज की जाती है टू वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं बाय प्राइवेट की जो कि सब्सक्राइबर के द्वारा हेल्प की जाती है। सब्सक्राइबर्स पब्लिक की एंड प्राइवेट की कॉन्स्टिट्यूट ए फंक्शनिंग की पेयर। तो सब्सक्राइबर का यानी कि एक जो डोमेन होता है पब्लिक के लिए भी है और एक जो डोमेन है वो अपना प्राइवेट के लिए भी है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर का एक डोमेन पब्लिक के लिए भी है और एक डोमेन प्राइवेट के लिए भी है। तो सब्सक्राइबर्स का पब्लिक की और प्राइवेट की एक क्या यानी कि की पेयर फंक्शनिंग की पेयर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो सब्सक्राइबर्स पब्लिक की एंड प्राइवेट की कॉन्स्टिट्यूट ए फंक्शनिंग की पेयर। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज एक्यूरेट। कह रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो क्या होगी, वो सही होगी, वो एक्यूरेट होगी। तो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज एक्यूरेट। नेक्स्ट इज इट हैज नो नॉलेज ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट्स। ठीक है, तो यानी कि कोई भी विच इफ इट हैड बीन इंक्लूडेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कह रहे हैं कि जो वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में इंक्लूड होता है उसका रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी के ऊपर एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो इट हैज नो नॉलेज, कह रहे हैं इसके पास मटेरियल फैक्ट्स की कोई भी नॉलेज नहीं होती। तो इट हैज नो नॉलेज ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट्स की, ठीक है, यानी कि किसी भी मटेरियल फैक्ट्स की कोई भी नॉलेज नहीं होती विच इट हैड बीन इंक्लूडेड। ठीक है, जो कि ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में इंक्लूड किया गया था। तो अब नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ अ, सस्पेंशन है अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सस्पेंशन होगा वो तभी उसी केस में सस्पेंड किया जाएगा कि जब कोई भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो फुलफिल नहीं होगी और मतलब कि और उसमें जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो फुलफिल नहीं किया होगा। तो फर्स्ट है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। ठीक है, सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, इसके प्रोविजंस काफी सारे, इसके प्रोविजंस को लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये है कि आईटी एक्ट में जो स्टार्टिंग के जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें मतलब जो प्रोविजंस हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का कौन सा है, ठीक है, तो ये सब इतने मुश्किल नहीं है क्योंकि जो मेन मेन हो गए हैं कि आईटी एक्ट कब आया था, ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के कब है वो इतने मुश्किल नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का जो सस्पेंशन है तो वही लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। ठीक है, द सर्टिफाइंग अथॉरिटी व्हिच हैज इशूड ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कह रहे हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी
जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को क्या किया, इशू किया है। ठीक है, तो सर्चिंग फाइंग अथॉरिटी जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू किया मे सस्पेंड सच डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि सिंपल सीधी सी बात है, जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू किया वो ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को क्या करेगा, सस्पेंड करेगा। कब कब करेगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट। ठीक है, तो वही लिखा है कब, ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि उस रिक्वेस्ट की रिसिप्ट के ऊपर फ्रॉम सब्सक्राइबर लिस्टेड इन द, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो सब्सक्राइबर लिस्टेड है। ठीक है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो सब्सक्राइबर लिस्टेड है उसकी रिक्वेस्ट से अगर लगता है कि उसमें कि वो जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मतलब उनके लिए कोई अगेंस्ट कंप्लेन की, तो उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। या एन ए पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड, या फिर सब्सक्राइबर के बिहाफ में कोई भी जो पर्सन है वो ड्यूली ऑथोराइज्ड है, तो एनी पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट सब्सक्राइबर। ठीक है, तो यानी कि कोई भी पर्सन जो कि ड्यूली ऑथोराइज्ड है कि वो एक्ट करे उस सब्सक्राइबर के बिहाफ पे। क्लियर। बी है, इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ये ओपिनियन का होता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो हमें पब्लिक इंटरेस्ट में सस्पेंड होने चाहिए, तो इट इज ऑफ ओपिनियन दैट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड। ठीक है, कि मान लीजिए कि ये जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ये पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में क्या हम उसे सस्पेंड कर रहे हैं, तो यानी कि उस सर्टिफिकेट को शुड बी सस्पेंड किया जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, तो वही लिखा है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड इन ए पब्लिक इंटरेस्ट। Second, a digital signature certificate shall not be suspended for a period exceeding 15 days। ठीक है, कहने का मतलब है आपने देखा कि उसने कोई ना कोई क्या की है, मिस्टेक की है। ठीक है, तब आप उसे 15 दिन के लिए क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन 15 डेज से ज्यादा के लिए सस्पेंड नहीं करोगे। और जब आपने उसे 15 डेज तक के लिए सस्पेंड किया है, 15 डेज से ज्यादा के लिए सस्पेंड नहीं किया, जब तक कि सब्सक्राइबर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि जब तक सब्सक्राइबर को सुनने की जो बीइंग हर्ड के जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जाएगी। तो ठीक है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सस्पेंशन वही है कि ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को हम यानी कि फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज, यानी कि 15 दिन तक पीरियड के लिए हम उसे सस्पेंड नहीं करेंगे, तो 15 डेज से ज्यादा के लिए हम उसे सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर हम उसे 15 डेज के ज्यादा के लिए सस्पेंड करते हैं तो सब्सक्राइबर को सुनने की हर्ड की अपॉर्चुनिटी, तो जब तक कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने 20 डेज के लिए उसको सस्पेंड कर दिया, तो वो बोल सकता है कि एटलीस्ट उसे बीइंग हर्ड की, ठीक है, सुन, ये भी अपॉर्चुनिटी उसे देनी चाहिए कि मतलब उसने ऐसा मतलब जो था या रूल्स के अकॉर्डिंग उसने किसी को फॉलो नहीं किया, या यानी कि उसके जो ये डॉक्यूमेंट कमी था, कम था, तो ठीक है, तो 15 डेज का आप सस्पेंड कर सकते हो, फिर उसके बाद उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर्ट करने की। ठीक है, फिर उसके सामने वाले की सुनी जाएगी, फिर उसके बाद ठीक है हो सकता है बोला जाएगा। तो ऑन सस्पेंशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सस्पेंशन में, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द सेम। ठीक है, तो जो कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अंडर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सस्पेंशन में, ठीक है, सस्पेंशन में, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, वो यानी कि इसी सेम को, ठीक है, सब्सक्राइबर को भी कम्युनिकेट करेगा।
तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द सेम, ठीक है। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इसी को यानी कि सब्सक्राइबर को भी क्या कम्युनिकेट करेगा, बताएगा। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द सेम कि इस सेक्शन के अंडर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सस्पेंशन में तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है सब्सक्राइबर को, ठीक है, कम्युनिकेट करने के बारे में। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट, ठीक है, द सेम टू द सब्सक्राइबर, ठीक है। कि हमने ये जो एक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसे क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। तो अच्छा आगे बताओ कि आगे ये जो लिखा है रिवोकेशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, क्या है ये? इश्यूएंस का भी हमने देखा था, सस्पेंशन का भी हमने देखा, तो क्या मतलब है रिवोकेशन का? रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? देखो सस्पेंशन अलग है, सस्पेंशन का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, ड्यूटी से नहीं निकाला, जैसे कहते हैं एक ऑफिसर को हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब पर रिवोकेशन का मतलब होता है इसमें आपके पास कंप्लीटली हमने क्या कर दिया है, उस एक्ट को कैंसिल कर दिया, या फिर हमने उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एंटायरली क्या कर दिया है, उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एंटायरली हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर, ठीक है। तो वही है, देखो कह रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का जो रिवोकेशन है, तो ठीक है वही देखते हैं कि रिवोकेशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नंबर 1, ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवॉक ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय इट, कह रहे हैं कि एक यानी रिवॉक मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिवॉक का मतलब क्या होता है, एंड कर दिया। एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो उसके द्वारा इशू किया जाता है उसे एंड कर देती है। तो ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवॉक ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि देखो मेन चीज है कि कौन उसे एंड कर सकता है, तो कौन उसे सस्पेंड कर सकता है, वही अथॉरिटी जिस अथॉरिटी ने इशू किया था, जिस अथॉरिटी ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया था, उसी को ही पूरा राइट होता है उसे सस्पेंड करने का, ठीक है, उसी को ही सस्पेंड करने का और उसी को ही रिवॉक करने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रिवोकेशन में कि ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवॉक एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय इट, ठीक है, यानी कि ठीक है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो उसके द्वारा एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया उसी को रिवॉक कर सकता है। रिवॉक मीन्स कंप्लीट कैंसिलेशन, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कैंसिलेशन तभी, देखो सस्पेंशन होता है सबसे पहले कि ठीक है 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, फिर उसको बीइंग हर्ड की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसमें डिसाइड किया जाता है, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं उन्होंने क्या था कि कंप्लीटली वो प्रोविजंस के अंडर में नहीं था, ठीक है, रूल्स के अंडर में नहीं था, फिर उसके बाद उसे रिवॉक किया जाता है, फिर उसे कैंसिल कर दिया जाता है, तो ये एक प्रोसेस होता है। क्लियर, तो कह रहे इतने बजे किसने एंट्री ली है क्लास में? ठीक है, तो वही क्या है कि अंडर वेयर द सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन जो ऑथोराइज्ड किया गया, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 1, वेयर द सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम, ठीक है, कह रहे हैं कि कोई भी सब्सक्राइबर या कोई भी अदर पर्सन जो उसके द्वारा ऑथोराइज किया गया है मेक्स अ रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट, उस इफेक्ट तक वो एक रिक्वेस्ट बनाता है, ठीक है,
से बी अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, ठीक है, या तो मान लीजिए सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है, ये तो समझ में आता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए सब्सक्राइबर है या उसके द्वारा सब्सक्राइबर ने ही खुद मान लीजिए कि सब्सक्राइबर ने अपना दूसरा वर्क स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली वो उस चीज को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो जहाँ पे सब्सक्राइबर ने या अदर पर्सन जो उसके द्वारा ऑथोराइज किया गया है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट खुद से करता है, जैसे अप्लाई करने की, उसको लेने की एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट उसने खुद से की थी, वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिवॉक करने की एंड करने की जो रिक्वेस्ट है वो भी उसने खुद से ही की थी, ठीक है। तो वही लिखा है, वेयर द सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम मेक्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है। बी क्या है, अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, ठीक है, बी क्या है, सब्सक्राइबर की डेथ के ऊपर, अगर सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तब। सी होता है अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है, और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है, कह रहे हैं कि फर्म के बंद होने पर, अगर फर्म है, बताया आपको कि जैसे फर्म है वो क्या हो गई है, बंद हो गई है, फर्म के डिसोल्यूशन के ऊपर या कंपनी के वाइंडिंग अप पर। वेयर सब्सक्राइबर इज ए फर्म, जहाँ पे सब्सक्राइबर क्या है, एक फर्म है और एक कंपनी है, क्लियर। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रिवोकेशन पर तो वही है जहाँ पे फर्म के डिसोल्यूशन पर, ठीक है, कंपनी के वाइंडिंग अप पर, जहाँ पर सब्सक्राइबर एक फर्म है या कंपनी है। सेकंड है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन थर्ड and without prejudice to the provisions of subsection 1, a certifying authority may revoke a digital signature certificate, ठीक है, कह रहे हैं which has been issued by it at any time, ठीक है, मान लो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो कि उसके द्वारा किसी भी समय इशू किया गया था, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसे क्या करती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एंड कर देती है, ठीक है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवॉक एंड करेगी कब, अगर वो उसको किस ओपिनियन की है, इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट, अगर वो इस ओपिनियन की है, नंबर 1 ये जो फैक्ट है क्या, कि जैसे मान लीजिए कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो गलत हैं, वो फॉल्स हैं और हैज बीन कंसील्ड, मतलब कि ये जो उन्होंने जो वेबसाइट पे बना रखा है अपना, ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो मटेरियल फैक्ट्स जो उन्होंने हैं वो गलत हैं, वो फॉल्स हैं, वो चुरा रखे हैं, हैज बीन कंसील्ड, या फिर ठीक है, या फिर उसे लगता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो बी a requirement for issuance of the digital signature certificate was not satisfied, तो यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स क्या हैं, गलत हैं, फॉल्स हैं और वो कंसील मतलब हैं, ठीक है। या फिर सेकंड क्या लगता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं है। सी है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज प्राइवेट की और सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो, यानी कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का प्राइवेट की और सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किया गया इस मैनर में, ठीक है, जो कि डिजिटल सिग्नेचर को सर्टिफिकेट्स को रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की प्राइवेट की और सिक्योरिटी सिस्टम वाज कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ मैनर, ठीक है, अफेक्टिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है इस मैनर में, ठीक है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी का प्राइवेट की और सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। डी, सब्सक्राइबर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और डेड, ठीक है, कह रहे हैं कि डी में सब्सक्राइबर जहाँ पे इंसॉल्वेंट और डेड डिक्लेयर्ड हो गया है, वेयर अ सब्सक्राइबर इज अ फर्म, जहाँ पे सब्सक्राइबर एक फर्म है या कंपनी है, ठीक है, जो डिसॉल्व हो गई है, वाउंड अप हो गई है, ठीक है, अदरवाइज सीज टू एग्जिस्ट,
अब नेक्स्ट सेकंड है थर्ड, ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिवॉक्ड अनलेस, एक ये तो सिंपल सीधी सी है कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तब तक हम उसे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि सब्सक्राइबर को जब तक हमें उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अपनी बात कहने की। तो जब तक कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम ये नहीं करेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिवॉक्ड, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिवॉक नहीं हो सकता तब तक वो एंड नहीं होगा, ठीक है, कि जब तक सब्सक्राइबर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, कि जब तक कि सब्सक्राइबर को उस मैटर में सुनने की, हर्ड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिवॉक्ड, ठीक है, अनलेस सब्सक्राइबर हैज बीन गिवन, कि जब तक सब्सक्राइबर को उस मैटर में सुनने की, हर्ड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, कि अनलेस सब्सक्राइबर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। फोर्थ है ऑन रिवोकेशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, कह रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर, इस सेक्शन में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के एंड में, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द सेम। तो यही चीज है कि उन्होंने किस बेसिस पे खत्म किया है, किस बेसिस पे उन्होंने एंड किया है, तो यही सब चीज उसको सब्सक्राइबर को क्या कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। The certifying authority shall communicate the same to the subscriber। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वही सेम चीज सब्सक्राइबर से क्या डिस्क्लोज करेगी, सब्सक्राइबर को बोलेगी, बताएगी, ठीक है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द सेम टू द सब्सक्राइबर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर को वही सेम चीज कम्युनिकेट करेगी। अब है नेक्स्ट है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, ठीक है, कि जैसे सस्पेंशन का, सस्पेंड करने का, और जो एंड करने का जो नोटिस है, तो नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, ठीक है, वेयर ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज सस्पेंडेड, ठीक है, जहां पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया था और रिवोक एंड किया था हमने सेक्शन 37 और सेक्शन 38 के अंडर, ठीक है, अंडर सेक्शन 37 और सेक्शन 38, ठीक है, सेक्शन 37 और सेक्शन 38 के अंडर, जहाँ पे हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया था और रिवॉक किया था। द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल पब्लिश अ नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन, ठीक है। तो अब वही है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ऐसे सच सस्पेंशन और रिवोकेशन का जो नोटिस है वो पब्लिश करना पड़ेगा। किसे पब्लिश करना होगा? तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस सच सस्पेंशन के और रिवोकेशन के नोटिस को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में रिपोजिटरी में होगा, वहां पर, जो कि सच नोटिस के पब्लिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, ठीक है, वहां पर उसे एक अपना जो नोटिस है सस्पेंशन और रिवोकेशन का पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर उसे पब्लिश करना पड़ेगा कि ताकि ये सभी को पता चले कि इसका जो है वो चीज एंड हो गई है और कोई इसी नाम से या इसी वर्क को दोबारा अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। सेकेंड, अब है वेयर वन और मोर रेपोजिटरीज आर स्पेसिफाइड, द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज शैल पब्लिश नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सच सस्पेंशन और रिवोकेशन के नोटिस को पब्लिश कर सकती है जैसे भी केस होगा, ठीक है। तो ये सच सस्पेंशन और रिवोकेशन का नोटिस है, तो नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रिवोकेशन, यानी उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का एंड होगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सस्पेंशन होगा, और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इशू करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन होगा इशुएंस के ऊपर, उसको इशू करेंगे। तो और कह रहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि इशू करेगी। तो
सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। ठीक है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करेगी। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सस्पेंशन, उसको एंड करना, रिवोकेशन होगा, या सस्पेंशन और रिवोकेशन का जो नोटिस होगा। पहले एक बार ये देख लो 5-10 मिनट्स में, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, फिर आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन होते हैं। सब्सक्राइबर्स के हमें ड्यूटीज के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ Okay, से ma'am. है, देख लो एक बार 5 मिनट्स की किसी को कोई डाउट ना हो। मैम आगे कर दो।
मैम आगे कर दो। डन हो गया ये वाला पार्ट है। कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, यानी कि सब्सक्राइबर्स की कौन कौन सी ड्यूटीज होती है। तो 6, 7, 8 चैप्टर 8 में है ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर। तो जैसे है यहाँ पे जनरेटिंग द की पेयर, ठीक है। तो देखो सब्सक्राइबर की ड्यूटी होती है की पेयर यानी कि एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, इन दोनों के बीच में क्या यानी कि मैच बना के रखे, ठीक है। कि जैसे कोई भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, ठीक है, कि दोनों की है। तो वही लिखा है वेयर एनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट द पब्लिक की ऑफ विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्राइवेट की, ठीक है। कि जो पब्लिक की है उसकी उस सब्सक्राइबर की प्राइवेट की से कॉरेस्पॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। विच इज टू बी लिस्टेड, जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्टेड है, हैज बीन एक्सेप्टेड बाय अ सब्सक्राइबर, और वो एक सब्सक्राइबर के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हैज बीन एक्सेप्टेड बाय अ सब्सक्राइबर, ठीक है। दी सब्सक्राइबर शैल जनरेट दैट की, ठीक है, पेयर, कि जो सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबर वो की पेयर को जनरेट करेगी। तो दी सब्सक्राइबर शैल जनरेट दैट की पेयर बाय अप्लाइंग द सिक्योरिटी प्रोसीजर, यानी कि सिक्योरिटी प्रोसीजर को अप्लाई करके तो सब्सक्राइबर को वही दैट की पेयर को जनरेट करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एक की पेयर को प्राइवेट की और पब्लिक की के पेयर को जनरेट करना चाहिए। फिर है ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सब्सक्राइबर की क्या ड्यूटीज होती है। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रेस्पेक्ट में
सब्सक्राइबर शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज, ठीक है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में सब्सक्राइबर्स को जो ऐसी सच ड्यूटीज होती है, सच ड्यूटीज को परफॉर्म करना चाहिए। तो सब्सक्राइबर शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज, कैसी ड्यूटीज? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सब्सक्राइबर की ड्यूटीज, ठीक है। तो सब्सक्राइबर शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज, परफॉर्म करेगी जो कि प्रिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ कैरेट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के कौन कौन से एक्सेप्टेंस हैं? तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के एक्सेप्टेंस नंबर 1, ए सब्सक्राइबर शैल बी डीम टू हैव एक्सेप्टेड ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कह रहे हैं एक सब्सक्राइबर को डीम किया जाता है कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करे इफ ही पब्लिशेस और ऑथोराइजेस द पब्लिकेशन, की अगर वो क्या करता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑथोराइज करता है, क्या, यानी कि एक या दो से ज्यादा पर्सन और एक रेपोजिटरी में, तो इसका मतलब है तभी उसको क्या होगा, अप्रूवल दी जाएगी। बाय एक्सेप्टिंग एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने के द्वारा सब्सक्राइबर सर्टिफाइज टू ऑल, ठीक है, सब्सक्राइबर सभी को, ऑल को सर्टिफाइज करेगा कि सब्सक्राइबर सर्टिफाइज टू ऑल हु रीजनेबली रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन, कह रहे हैं जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो इंफॉर्मेशन कंटेन है, जो उसके ऊपर रीजनेबली, ठीक है, रिलाई होता है। सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की, कह रहे हैं कि जो कि पब्लिक की जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में कॉरस्पॉन्ड होती है, तो सब्सक्राइबर उस प्राइवेट की को होल्ड करेगा, ठीक है। द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड, ये तो आपको बताया था। एंड ऑल रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर के द्वारा, सब्सक्राइबर के द्वारा जो भी सारी रिप्रेजेंटेशन मेड की गई है सर्चिंग फाइंग अथॉरिटी को, एंड ऑल मटेरियल रेलेवेंट टू द, ऑल मटेरियल रेलेवेंट जो कि इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है, ऑल मटेरियल रेलेवेंट टू द इंफॉर्मेशन कंटेन है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, वो सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। सो वही लिखा हुआ है कि एक सब्सक्राइबर, यानी कि जो कि एक सब्सक्राइबर प्राइवेट की को होल्ड करेगा, ठीक है, पब्लिक की के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्टेड है, एंड इज एंटाइटल्ड टू होल्ड द सेम, और वो सेम को, ठीक है, होल्ड करने में एंटाइटल्ड होगा, एंड इज एंटाइटल्ड टू होल्ड द सेम। ऑल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द सब्सक्राइबर, कह रहे हैं कि ऑल रिप्रेजेंटेशन जो कि सब्सक्राइबर के द्वारा जो ऑल रिप्रेजेंटेशन मेड की गई है सर्चिंग फाइंग अथॉरिटी को, ऑल मटेरियल रेलेवेंट है, जो भी मटेरियल रेलेवेंट है, जो इंफॉर्मेशन जो कि कंटेन्ड है वो सही होनी चाहिए। तो ऑल मटेरियल रेलेवेंट टू द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, जो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है वो सही, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कह रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो भी ऑल इंफॉर्मेशन है दैट इज विद इन द नॉलेज ऑफ द सब्सक्राइबर, जो कि सब्सक्राइबर के नॉलेज में है वो सही होनी चाहिए, इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की, यानी कि प्राइवेट की का जो कंट्रोल है, तो कंट्रोल यानी कि प्राइवेट की का जो कंट्रोल है, एवरी सब्सक्राइबर शैल एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, ठीक है, कह रहे हैं कि हर सब्सक्राइबर एक रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करता है टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हर सब्सक्राइबर एक मतलब रीजनेबल केयर, ध्यान एक्सरसाइज करता है कि ताकि वो प्राइवेट की के कंट्रोल को रखे। सो टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की, कह रहे हैं कि जो कि डिजिटल
सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो पब्लिक की लिस्टेड है उसके साथ वो प्राइवेट की के कंट्रोल को रखता है एंड टेक ऑल स्टेप्स टू प्रिवेंट इट्स डिस्क्लोजर, और उसके डिस्क्लोजर को प्रिवेंट करने के लिए सारे स्टेप्स लेता है। तो वही है कि कंट्रोल रखना पड़ेगा हर सब्सक्राइबर को, ठीक है, कि प्राइवेट की के ऊपर भी, क्योंकि उसमें उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशंस हैं, तो प्राइवेट इंफॉर्मेशंस हैं तो उसको एक रीजनेबल केयर रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो इफ द प्राइवेट की corresponding टू द पब्लिक लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर जो प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्टेड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है तो ऑब्वियसली, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि जो उसे जितनी मतलब जो केयर और जो वो सब है वो डिमांड थी वो नहीं हो पाई, यानी कि अगर प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में इश्यूड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, देन सब्सक्राइबर शैल कम्युनिकेट द सेम विदाउट एनी डिले टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी कि उसे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी होनी चाहिए थी ये जो है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियलिटी उतनी नहीं हो पाई है, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब कि शैल बी has been compromised, then subscriber shall communicate the same, तो जो सब्सक्राइबर है वही सेम चीज कम्युनिकेट करेगा विदाउट एनी डिले, ठीक है, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बिना किसी डिले के। तो द सब्सक्राइबर शैल कम्युनिकेट द सेम, तो सब्सक्राइबर सेम चीज को कम्युनिकेट करेगा विदाउट एनी डिले, ठीक है, बिना किसी डिले के, तो विदाउट एनी डिले टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन सच मैनर, फिर इस तरीके से रेगुलेशन में स्पेसिफाइड किया गया है, ठीक है। तो विदाउट कह रहे हैं एनी डिले टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट द सब्सक्राइबर शैल बी लायबल, ठीक है, कह रहे हैं कि डाउट को हटाने के लिए, डाउट के रिमूवल के लिए ये डिक्लेयर किया गया है कि सब्सक्राइबर शैल बी लायबल, कि सब्सक्राइबर लायबल होगा टिल ही हैज इन्फॉर्म सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, जब तक कि उसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया है क्या, कि प्राइवेट की हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, की जो प्राइवेट की है, ठीक है, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यानी कि जो प्राइवेट की है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी 100% नहीं है, तो वो बता सकता है उसे कि जब उसको लगता है कि उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो 100% नहीं है या डिटरमाइन नहीं की गई है, ठीक है, तो वही सब है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर है, ठीक है, तो दैट द प्राइवेट की हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, थोड़ा सा यही पार्ट रह गया है, एक दो तीन, तीन चार पॉइंट्स है, ये भी आज कोशिश करते फिनिश हो जाए, तो बाकी तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये फिनिश हो ही जाएगा। चलो अब ये वाला देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट ना हो, ये तो सिर्फ 2 मिनट में देख लोगे।
डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं। पेनल्टीज, कंपनसेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, ये वाला लास्ट टॉपिक है हमारा कि जैसे कोई भी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट पेनल्टीज हैं या कौन कौन सी कंपनसेशन है कि जिसने किया है तो उसे पेनल्टी होगी और जिसका हुआ है तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। तो वही लिखा है, पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन ओनर की परमिशन के बिना और इसी एनी अदर पर्सन की परमिशन के बिना हु इज इन चार्ज ऑफ ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर का चार्ज है, जो कि कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम और जो कंप्यूटर नेटवर्क का चार्ज है, अगर वो नंबर वन एक्सेस और सिक्योर्स एक्सेस टू सच कंप्यूटर, कि वो अगर क्या करता है, सच कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर रिसोर्सेज के सच एक्स यानी कि उसके एक्सेस को, ठीक है, सिक्योर करता है। सेकंड, बी डाउनलोड कॉपीज करता है या उसके डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है कंप्यूटर डाटाबेस, और जो भी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डाटा हेल्ड और स्टोर्ड इन एनी, कह रहे कोई भी इंक्लूडिंग कोई भी इंफॉर्मेशन या जो डाटा जो हेल्ड या स्टोर्ड किया गया है किसी भी एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम में। ठीक है, तो वही है कि डाउनलोड करेगा कॉपीज और डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, डाउनलोड कॉपीज और एक्सट्रैक्ट एनी डाटा, किसी भी डाटा को कॉपी डाउनलोड एक्सट्रैक्ट कंप्यूटर डाटाबेस को या कोई भी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम से जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से इंक्लूडिंग जैसे इंफॉर्मेशन या डाटा हेल्ड या रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम में जो स्टोर की गई है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस और कॉजेज टू बी इंट्रोड्यूस, कह रहे हैं कि कह रहे हैं इंट्रोड्यूस करता है या किसी भी एनी कंप्यूटर कंटामिनेंट और कंप्यूटर वायरस को इंट्रोड्यूस करता है, कॉज करता है, ठीक है, कोई भी किसी भी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में। नेक्स्ट है, डैमेजेस और कॉजेज टू बी डैमेज, या तो किसी भी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को, डाटा को, कंप्यूटर डाटाबेस या कोई भी प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में है, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में है, उसे डैमेज करता है। ठीक है, इट मीन्स आप ये देखो कि जितने भी सारे पॉइंट्स हैं या तो वो डैमेजेस के रिगार्डिंग है या ये है कि उसने ओनर को इन्फॉर्म नहीं किया, ओनर के बिना इंफॉर्मेशन के या ओनर को बिना इन्फॉर्म किए हुए उसके रिसोर्सेस के उसके डाटा को यूज करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो वही लिखा है, कह रहे हैं डैमेजेस कॉजेस टू बी डैमेज एनी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क डाटा कंप्यूटर डाटाबेस और एनी अदर प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में है। डिस्टर्ब्स और कॉजेज डिस्ट्रप्शन, कह रहे हैं किसी भी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क की डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रप्शन को कॉज करता है। एफ, डिनाइज और कॉजेज द डिनायल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथोराइज्ड, ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज्ड है उसके एक्सेस को, ठीक है, मतलब मना कर देता है या, ठीक है, तो कि वो उसके किसी भी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करे। ठीक है, प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को हेल्प करने के असिस्टेंस करने के लिए करता है, टू फैसिलिटेट एक्सेस टू ए ताकि वो कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस कर सके। ठीक है, अगर वो मतलब उसे असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को कि आप ये कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, उसे मतलब इन्फो मतलब कि उसको एक हेल्प
प्रोवाइड की गई है, लेकिन वो बाद में लगा है पता कि वो जो हेल्प मतलब ये थी कि जो जिस पर्सन ने एक्सेस किया उसने ढंग से नहीं किया। तो प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन, फैसिलिटेट एक्सेस टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन जो मेड किए गए हैं। नेक्स्ट, चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड बाय अ पर्सन, ठीक है, टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, वही लिखा है, कह रहे हैं चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड ऑफ बाय अ पर्सन, एक पर्सन के द्वारा जो सर्विसेज अवेल्ड की गई है उसे चार्ज करता है दूसरे पर्सन के अकाउंट से बाय टेम्परिंग विद, ठीक है, कह रहे हैं कि किसी भी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को मैनिपुलेट और टेम्पर करके। तो चार्जेस सर्विसेज अवेल की गई है किसी पर्सन के द्वारा अनदर पर्सन के अकाउंट को, ठीक है, यानी कि उस चीज को टेम्पर किया है कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को मैनिपुलेट करके। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय, डिलीट्स और ऑल्टर्स एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट करता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर रिसोर्सेज में है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग है कंप्यूटर रिसोर्सेज में, उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट करता है, चेंज करता है और डिमिनिशिंग और उसकी वैल्यू को और उसकी यूटिलिटी को ख़त्म करता है, ठीक है ना, किसी भी मीन्स के द्वारा। तो यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज में किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करता, डिलीट करता है, इंफॉर्मेशन को चेंज करना, डिनाइज करना, डैमेज करना, उसे डाउनलोड करना, कॉपीज या डाटा को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो वही मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय। अब है स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर और कॉज एनी पर्सन, या तो स्टील करता है, कंसील या डिस्ट्रॉय करता है, ऑल्टर चेंज करेगा या कॉज करेगा किसी भी पर्सन को कि वो स्टील करे, कंसील करे, ठीक है, मतलब कि दूसरे पर्सन से करवाता है या दूसरा जो पर्सन है उसके डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, यहाँ पहले तो डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है, फिर उसे क्या किया गया, स्टील करता है। तो ऑल्टर एनी कंप्यूटर सोर्स कोड जो यूज किया गया है कंप्यूटर रिसोर्स के लिए विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज, यानी कि डैमेज करने के इंटेंशन को कॉज करने के लिए, तो विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस, ठीक है, ऑब्वियसली देखो ये सब चीजें करने से, डैमेजेस करने से, ठीक है, डिस्टर्ब करने से, मना करने से कि आप ऑथोराइज नहीं करोगे, या फिर जो पर्सन काम करना चाहता है, मान लीजिए ऑन द स्पॉट, या ये काम क्या है, जरूरी है एक्सेस किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करने के द्वारा, ठीक है, उसे मना करता है, ठीक है, असिस्टेंस को प्रोवाइड करता है उसे फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिलीट करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर रिसोर्सेज में है उसे चेंज करने की कोशिश करता है, स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय करता है, तो ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस, ठीक है, तो यानी कि बाय द वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन, ठीक है, तो वो उसे लायबल होता है यानी कि कंपनसेशन के वे से पर्सन को डैमेजेस पे करने के लिए। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अगर हम इस सेक्शन के लिए कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस पर डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर कंटामिनेंट का मतलब क्या होता है, कि डिस्ट्रॉय कर देना, देखो ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर देना उसके डाटा को, कह रहे हैं मीन्स एनी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, कह रहे हैं कि जिसका मतलब होता है कि कोई भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की जो सेट होती है दैट आर डिजाइन, जो डिजाइन की गई है, नंबर वन किसके लिए डिजाइन की गई है, मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, मॉडिफाई करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, या किसी भी डाटा या प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में है
ठीक है, उसे ट्रांसमिट करने के लिए। तो ट्रांसमिट डाटा और प्रोग्राम रिसाइडिंग विद इन ए कंप्यूटर, जो कि डाटा और प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में है, ठीक है, उन्हें ट्रांसमिट करता है, रिकॉर्ड करता है, डिस्ट्रॉय या मॉडिफाई करता है। सेकेंड, बाय एनी मीन्स टू अनस्ट्रप द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कह रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर का जो नॉर्मल ऑपरेशन है, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का जो भी नॉर्मल ऑपरेशन है, ठीक है ना, नॉर्मल ऑपरेशन को चेंज करने के माध्यम से, मीन से। तो फर्स्ट है। सेकेंड, कंप्यूटर डाटाबेस मीन्स, कंप्यूटर डाटाबेस का मतलब होता है कि जैसे रिप्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स का, कंसेप्ट्स का, इंस्ट्रक्शन जो कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो में है, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मीन से रिप्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, फैक्ट्स को, कंसेप्ट, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो में, वीडियो में जो रिप्रेजेंटेशन that are being prepared or have been prepared in a formalized manner। ठीक है, कि जो रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन का, हमने उन्हें एक फॉर्मलाइज मैनर में प्रिपेयर किया था कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। मतलब एक्चुअली में क्या है, कंप्यूटर डाटाबेस क्या होता है, कंप्यूटर डाटाबेस क्या होता है, आप इसे बोल सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि आपकी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो में सब कुछ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर डाटाबेस। ठीक है, तो वो कंप्यूटर डाटाबेस होता है। तो कंप्यूटर कंटामिनेंट का मतलब होता है कि उसको ही कंप्यूटर के अंदर उसी को डिस्ट्रॉय, रिकॉर्ड, डाटा को, प्रोग्राम को ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है कोई भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, डाटा, प्रोग्राम जिसे हमने डिस्ट्रॉय किया है, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, हमने यानी कि कोई भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या डाटा, प्रोग्राम जो डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज किया है, डिग्रेड्स, और जो कि कंप्यूटर रिसोर्स की परफॉर्मेंस को क्या करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो कंप्यूटर डाटाबेस हो गया, कंप्यूटर वायरस हो गया, जो कि किसी भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, डाटा या प्रोग्राम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय, डैमेज और डिग्रेड्स करता है। नेक्स्ट है डैमेज मीन्स, का डैमेज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, चेंज करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना, ऐड करना। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब कि देखो, मान लो कि यहाँ पे उसके रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया, ट्रांसमिट कर दिया, उसके नॉर्मल ऑपरेशंस को, जो भी उसमें डाटा यूज करने के लिए था वो नहीं किया गया, यानी कंप्यूटर का जो वायरस था, ठीक है, वायरस है, उसके लिए डैमेज किया गया, या जो कंप्यूटर का सोर्स कोड है, कंप्यूटर का सोर्स कोड बताओ क्या होता है, बताओ कंप्यूटर का सोर्स कोड क्या होता है। बताओ कंप्यूटर का सोर्स कोड क्या होता है। अरे इसमें से देख के ही बताओ कि भाई कंप्यूटर का सोर्स कोड क्या होता है। मैम प्रोग्राम कंप्यूटर का Command designs and layout and program analysis. हाँ, तो यानी कि जो कोई भी, वेरी गुड। तो सोर्स कोड का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो अदर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कमांड्स हैं, जो कि मान लीजिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने उस वर्क के लिए, अपने उस काम के लिए रखे हुए हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कंप्यूटर सोर्स कोड। तो कंप्यूटर सोर्स कोड मीन्स की लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम का, ठीक है, प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड का,
ठीक है, डिजाइन और लेआउट का लिस्टिंग, ठीक है, प्रोग्राम एनल कह रहे हैं कि कंप्यूटर कह रहे हैं किसी भी फॉर्म में कंप्यूटर रिसोर्स के प्रोग्राम एनालिसिस का, डिजाइन लेआउट का, कंप्यूटर कमांड में प्रोग्राम में उसकी जो लिस्टिंग होती है उसे बोलते हैं कंप्यूटर सोर्स कोड। क्लियर? मैम असाइनमेंट ही दोगे, 2 बज गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बताती हूँ आपको, ये वाला फिनिश कर देती हूँ, कंपनसेशन वाला थोड़ा सा टॉपिक, फिर आपको असाइनमेंट बताती हूँ। फिर लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम ये थोड़ा सा ही पार्ट है, इसे हम फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कभी कभी क्या होता है कि ऐसा है कि कभी आपने भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी या फिर उन्होंने भी कोई भी एक इफेक्ट्स अपने साइड से एफर्ट्स नहीं लिए हैं अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, फेलियर है, तो कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा, तो वही लिखा है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फेलियर के जो कंपनसेशन, वेयर जहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट प्रोसेसिंग डीलिंग और हैंडलिंग यानी सेंसिटिव पर्सनल डाटा, जहाँ पर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है या किसी भी सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फो जो कि कंप्यूटर रिसोर्स में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कोई भी सेंसिटिव पर्सनल डाटा को हैंडल करने का, जहाँ पे वो कंट्रोल करता है, ओन कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, इज नेग्लिजेंट इन इम्प्लीमेंटिंग और मेंटेनिंग, अगर यही जो डाटा है, ठीक है, एक सिक्योरिटी प्रैक्टिस या प्रोसीजर को, ठीक है, उसे मेंटेन करने में, इम्प्लीमेंट करने में नेग्लिजेंट हो जाता है एंड देयरबाय कॉजेज रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन टू एनी पर्सन, या फिर किसी भी पर्सन को कोई भी रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन कॉज करता है, तो सच बॉडी कॉर्पोरेट शेल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, तो जो सच जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो कंपनसेशन, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, नेग्लिजेंट है उनका कि वो उस पर्सन के कोई भी मतलब सिक्योरिटी नहीं रख पाए, तो जब वो नहीं रख पाए तो सच बॉडी कॉर्पोरेट लायबल होगा कि जिस पर्सन को डैमेजेस हुआ है उस पर्सन को कंपनसेशन पे करे, तो सच बॉडी कॉर्पोरेट शेल बी लायबल, तो सच बॉडी कॉर्पोरेट लायबल होगा टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन के वे के द्वारा, ठीक है, डैमेजेस पे करे किसे, टू द पर्सन जिसे अफेक्ट हुआ है। एक्सप्लेनेशन में देखिए कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, कोई भी कंपनी है, फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, अदर एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का जो कि कमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज में एंगेज हैं। सेकेंड है रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, प्रोसीजर्स मीनिंग कि जैसे सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके, मान लीजिए कि उन्होंने कोई भी डाउनलोड किया, ठीक है, और उससे क्या हुआ, उनकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली गई है, तो ये एक अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, डैमेज, यूज, मॉडिफिकेशन, डिस्क्लोजर से आपकी इंफॉर्मेशन को यानी कि क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। और इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, और कह रहे हैं कि सच एग्रीमेंट और किसी भी लॉ के एब्सेंस में सच रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, यानी कि वो सच रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। तो सेक्शन के पर्पस के लिए क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्स्ट है बॉडी कॉर्पोरेट है, सेकंड है रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस और प्रोसीजर, और थर्ड है सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन मींस कि सच पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी। ठीक है, तो वही पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडीज और एसोसिएशंस के साथ, यानी कि
प्रोफेशनल बॉडीज और एसोसिएशंस के कंसल्टेशन में। ठीक है, तो सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन मीन्स सच पर्सनल इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी, इन कंसल्टेशन विद सच प्रोफेशनल बॉडीज। कह रहे हैं कि सच प्रोफेशनल बॉडीज और एसोसिएशंस के कंसल्टेशन में, एज इट मे डीम फिट, जैसे उन्हें फिट होता है, ठीक लगता है। और आज ये चैप्टर फिनिश नहीं कर दूं, नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी, यही सोच रही हूँ। देखती हूँ 1 मिनट कितना टाइम बचा है। मैं आपको असाइनमेंट मैसेज कर दूंगी, या तो क्योंकि सोच रही हूँ कि ये ना कंप्लीट ही है, 4-5 पॉइंट बचे हैं, फिर हमारा ITX मैम फिनिश। एक मैसेज में लिख के दे देना। यस मैम, कंप्लीट हाँ करवा दो ये। है ना, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में ना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी यस कितने मैम। हैं, हाँ 20 मैम। 20 मिनट्स में, तो या तो मैं आपको मैसेज हाँ मैम करके दे ठीक है। दूंगी। यस मैम, मैसेज करके कर देना हाँ असाइनमेंट। मैसेज कर देना। हाँ मैम ठीक है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं वह पेनल्टी फॉर, ये भी पेनल्टी है कि अगर कोई रिटर्न नहीं की गई, इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की गई, किसने, जो भी मतलब कि इसने डिजिटल इंफॉर्मेशन लिया है, ठीक है, सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया है, उसके द्वारा ठीक है कोई भी रिटर्न इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश की गई, तो अगर जिस पर्सन को रिक्वायर्ड था कि इस एक्ट या इस रूल या इस रेगुलेशन के अंडर, ठीक है, इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड था कि इस एक्ट, इस रूल, इस रेगुलेशन के अंडर किसी भी रिटर्न इंफॉर्मेशन को फर्निश करे, नंबर 1 कि वो फर्निश यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, रिटर्न किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्निश करे। ठीक है, कह रहे कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू फर्निश द सेम, या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, सेम को फर्निश करने के लिए क्या हो गई है, फेल हो गई है, और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू फर्निश द सेम, ठीक है, डॉक्यूमेंट, रिटर्न और रिपोर्ट को फर्निश करने के लिए, वो सेम को फर्निश करने के लिए फेल हो गई है, ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को या रिटर्न को, रिपोर्ट को फर्निश करने में फेल हो गई है, तो ही शैल बी लायबल, कि वो फिर उसको वो एक पेनल्टी के लिए लायबल होगा। वो जो पेनल्टी होगी 1 लाख से 50,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी, तो वो लायबल होगा उस पेनल्टी, वो जो पेनल्टी है 1 लाख से 50,000 से ज्यादा नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा जिसने फेल हुआ है। अगर उसने कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, अगर रिटर्न किसी भी इंफॉर्मेशन, बुक्स, अदर डॉक्यूमेंट्स को उसने विद इन टाइम स्पेसिफाइड, यानी कि जो टाइम स्पेसिफाइड है, अब यहाँ देखो, यहाँ तो उसने नहीं किया, तो 1 लाख से 50,000 पे, अब यहाँ पे मान लिए कि उनको टाइम दिया गया, टाइमिंग, तो जब उनको टाइम स्पेसिफाइड किया गया, तो टाइम स्पेसिफाइड के अंदर अगर वो रिटर्न को, ठीक है, फाइल करने के लिए या सेम को फर्निश करने में क्या हो गए, फेल हो गए, तो ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी, तब उन्हें पेनल्टी लगेगी। कितने की पेनल्टी होगी, वो एवरी डे लिखो, ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइम दिया गया था कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम तक करना है, इस टाइम तक आपको करना है, तो फिर कह रहे नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे, यानी कि हर दिन के लिए 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो फिर ही शैल बी लाइबल टू ए पेनल्टी के लिए वो लाइबल होगा नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे, कि जैसे हर दिन 5,000 रुपीज से ज्यादा के लिए नहीं। सी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड, ठीक है, कह रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड को, बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, फेल्स टू मेंटेन सेम को फेल मेंटेन करने के लिए फेल, ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ तो उसकी रिटर्न थी, ठीक है, और यहाँ पर भी बुक्स थी, लेकिन यहाँ पे रिटर्न का कंसेप्ट ज्यादा था, और यहाँ पे टाइम दिया गया था, फिर उसके बाद उसको हर दिन का 5,000 से ज्यादा की पेनल्टी नहीं लगेगी। यहाँ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड को मेंटेन करने में वो क्या हो गया, फेल हो गया,
ठीक है, सेम को मेंटेन करने में वो फेल हो जाता है, तो ही शैल बी लायबल, ठीक है, तब उसको यानी कि पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी, यानी कि कह रहे हैं नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज फॉर एवरी डे, यानी कि हर दिन 10,000 से ज्यादा की पेनल्टी नहीं होगी, तो ही शैल बी लायबल, ठीक है, तो टू ए पेनल्टी, ठीक है, वो लायबल होगा उस पेनल्टी के, नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, जो कि यानी कि हर दिन एवरी डे, जो कि 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगी, तो फॉर नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज फॉर एवरी डे। अब है कि पेनल्टी है रेजिडुरी। पेनल्टी कहीं भी मतलब कि जैसे इसका मतलब क्या होता है, बाकी और पेनल्टीज कहाँ कहाँ लगेंगी, तो अगर हम बाकी और की बात करते हैं, कोई भी इस एक्ट के अंडर रूल्स रेगुलेशंस को कंट्रावीन यानी वॉयलेट करता है, तो फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ विच, ठीक है, जो कि नो पेनल्टी हैज बीन सेपरेटली प्रोवाइडेड, यानी कि जिसके लिए, जिस रूल्स को तोड़ने के लिए, कंट्रावेंशन के लिए कोई पेनल्टी पहले नहीं दी गई थी, लेकिन अब शैल बी लायबल होगा कि उसे कंपनसेशन पे करनी है। मान लो कि जब पेनल्टीज लगती है ना, जब एक बार पेनल्टी स्टार्ट होती हैं, तो बहुत सारे फर्दर पेनल्टीज के जो रिमेनिंग पॉइंट्स होते हैं वो देखे जाते हैं कि और कहाँ कहाँ पर या और कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स पे पेनल्टीज चार्ज हो सकती है, ठीक है। तो शैल बी लायबल टू पे द कंपनसेशन, जो कि 25,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज टू द पर्सन अफेक्टेड बाय सच कंट्रावेंशन, और ए पेनल्टी जो कि नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगी। अब है पावर टू एजुकेट में, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा पहले एक बार ये आपको बताती हूँ, ये बहुत सिंपल सा है। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जब उसको वो कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखता है कि भाई मतलब कि ये जो पर्सन है ये 4 लाख का कंपनसेशन पे करेगा, या ये जो पर्सन है ये पर्सन 3 लाख का कंपनसेशन पे करेगा, या ये 10 लाख का कंपनसेशन पे करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कि ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होंगे कि जहाँ पे कंपनसेशन का पे किया जाएगा, तो फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर, यानी एजुकेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा फैक्टर्स जो कि अकाउंट में लिए गए, while at judging the quantum of the compensation under this chapter, इस चैप्टर के अंदर कंपनसेशन के क्वांटम को एडजस्ट करके कि जैसे क्या कंपनसेशन लिया गया, ठीक है, तो एजुकेटिंग ऑफिसर शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग फैक्टर, तो एजुकेटिंग ऑफिसर्स को फॉलोइंग फैक्टर से ड्यू रिगार्ड, जैसे नेमली अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज, ठीक है, कि उसको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी, ठीक है, मतलब कि ये जो कंपनसेशन का फैक्ट है ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है, फेयर होना चाहिए, किसी को भी अनफेयर एडवांटेज का गेन ना मिले, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगा रहे हो कंपनसेशन उन्हें पे करने का, लेकिन बाद में लगे कि वो अनफेयर था, ठीक है, कोई भी अनफेयर का किसी को भी क्या है फायदा ना मिले, एडवांटेजेस ना मिले। अमाउंट ऑफ लॉस कॉज टू एनी पर्सन और एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट, कह रहे हैं कि डिफॉल्ट के रिजल्ट के कारण किसी भी पर्सन को जो लॉस है, ठीक है, लॉस अमाउंट उसको जो दी गई है, तो अमाउंट ऑफ लॉस कॉज टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जो लॉस दिया गया है उस लॉस के जो अमाउंट कॉज की गई है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, कि जो डिफॉल्ट है वो बार बार ही, मतलब कितना रिपीटेटिव नेचर है, तो मतलब कि किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, और अमाउंट ऑफ लॉस जो उस पर्सन को किया गया है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट, कितनी अमाउंट होनी चाहिए लॉस की, और डिफॉल्ट की है ना रिपीटेटिव नेचर का कितनी बार हुआ है वो डिफॉल्ट। अब है जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पावर टू एजुकेट में, कि जैसे मान लीजिए क्या किस किस की पावर होती है, एक जो एजुकेटिंग ऑफिसर है वो कहाँ कहाँ पे किस किस मैटर में
ठीक है, पेनल्टीज को इम्पोज कर सकता है, कंपनसेशन को इम्पोज कर सकता है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो आपका सिंपल सा है। फर्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ adjudging under this chapter where any person has committed a contravention of any provision of this act, कह रहे हैं कि जहां पर एक पर्सन जो है इस एक्ट के प्रोविजन में किसी भी कंट्रावेंशन को, ठीक है, कमिट करता है, किसी भी रूल रेगुलेशन को, डायरेक्शन को, ऑर्डर जो कि, ठीक है, विच रेंडर्स हिम लाइबल टू पे पेनल्टी और कंपनसेशन, जो कि उन्हें रेंडर करता है कि उन्हें पेनल्टी और कंपनसेशन पे करे। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एनी ऑफिसर, ठीक है, अब मेन है कि ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उसी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, यानी कि वो कौन है, एजुकेटिंग ऑफिसर होते हैं। तो जो कि डायरेक्टर, गवर्नमेंट के डायरेक्टर के रैंक से कम नहीं होते, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए डायरेक्टर, ठीक है, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर की रैंक से कम नहीं होते, और एन इक्विवेलेंट ऑफिसर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, कि जो कि टू बी एन एजुकेटिंग ऑफिसर होते हैं। फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द मैनर, ठीक है, एक इंक्वायरी को होल्ड करने के जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। द एजुकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड, जो कि सबसेक्शन 1 के अंडर जो एजुकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, शेल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन टू, ठीक है, यानी कि वो कौन कौन से जुरिस, यानी कि अपना वो कहाँ कहाँ पे मतलब डिसीजन दे सकते हैं, अपना जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, टू एजुकेट मैटर, जहाँ पे कहाँ पर, जहाँ पे डैमेज और जो इंजुरी का क्लेम है वो 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, और जहाँ पे 5 करोड़ से ज्यादा होता है, ठीक है, वो आपका कंपेनेंट कोर्ट में वो फिर जाएगा, फिर वहां पे एक पर्सन के हवाले नहीं होगा, फिर वहां पे बहुत सारी जूरीज के कंट्रोल में होगा, ये ध्यान देना। तो वही लिखा है, प्रोवाइडेड दैट जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम फॉर इंजुरी, इंजुरी और डैमेज के क्लेम के रिस्पेक्ट में जो जुरिस्डिक्शन एक्सीडिंग ₹5 से जो ज्यादा है, शेल वेस्ट विद इन विद द कंपिटेंट कोर्ट, वो कहाँ पे, वो उस कंपिटेंट कोर्ट में जाएगा, तो शेल वेस्ट विद द कंपिटेंट कोर्ट। सेकेंड, educating officer after giving the person a reasonable opportunity for making representation in the matter, कह रहे हैं कि एजुकेटिंग ऑफिसर जब एक पर्सन को एक रेफरेंस देने के लिए एक मैटर में, ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, प्लीज सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन हैज कमिटेड ए कंट्रावेंशन, तो ठीक है, ये सेटिस्फाइड होता है कि जो पर्सन है वो कमिट करता है कंट्रावेंशन, ही में इम्पोज सच पेनल्टी और अवॉर्ड सच कंपनसेशन, तो वो सच पेनल्टी और सच कंपनसेशन को अवॉर्ड कर सकता एज ही थिंक्स फिट, ठीक है, जैसे उसे लगता है कि वो फिट होंगे उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, मतलब सिंपल सा है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको लगता है कि यहाँ पे ये जो मतलब कि ये जो अवार्ड है, ये जो या फिर पेनल्टी दी जाएगी, तो यानी कि वो सारे के सारे रूल्स इन सबको देखेगा, सबकी सुनेगा, ठीक है। उसके बाद नो पर्सन, कोई भी पर्सन एजुकेटिंग ऑफिसर तक तब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये तो सिंपल सीधी सी बात है कि जब तक उसको उस चीज की खुद इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। कैसे आप उसको उस चीज का हेड बनाओगे, अगर उसको इंफॉर्मेशन खुद होगी, जब तक कि उसके पास एक इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी, लीगल, जुडिशियल एक्सपीरियंस में की फील्ड में उसको एक्सपर्टीज नहीं होगा, तो तब तक आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं कि वेयर, जहाँ पे एक से ज्यादा ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मैटर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल स्पेसिफाई करेगा ऑर्डर से, ठीक है। अब है जहाँ पे एवरी एजुकेटिंग ऑफिसर शेल हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, जहाँ पे हर एजुकेटिंग ऑफिसर की सिविल कोर्ट की क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। ऑल
प्रिसीडिंग्स बिफोर इट शैल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रिसीडिंग्स। कह रहे हैं कि जितनोल जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसके सामने वो कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रिसीडिंग मानी जाती है इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 193(2) to 8 के मीनिंग के अंदर। शैल बी डीम टू बी सिविल कोड फॉर द पर्पस ऑफ, जो कि कह रहे हैं कि वो यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड के सेक्शन के पर्पस के लिए सिविल कोड डीम्ड किया जाएगा। ठीक है, वही है, मतलब कि वो उसके लैंग्वेज में है कि उनके पास इतनी इतनी क्या होनी चाहिए कि उन्होंने प्रोसीडिंग्स की होनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब कि उनको इस सेक्शन के लेके इस सेक्शन तक उनको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए सिविल कोड तक में डीम। ठीक है, वो इस क्रिमिनल प्रोसीजिंग भी सिविल प्रोसीजर्स भी, ठीक है, किया होगा। इसमें इंक्लूड सब कुछ, वही जज तभी ही वो उस चीज के फैसले को ले सकता है। और उसका कौन सा जुरिस्डिक्शन है ये भी आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप देखें ना, रिवाइज करना, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। डैमेजेस का था पॉइंट, ठीक है, ये सब आपको क्लियर कर दिया। तो ठीक है, ये सारा आपको बता दिया है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम जो हमारा यूनिट नंबर 2 था वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतना आपके में नहीं आएगा, ध्यान रखना। थोड़ी बहुत तो आ गया आपके पास, इसकी पावर आ गई, कंपनसेशन के पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो ज्यादा आता है, उसको इशू कैसे किया जाता है, सस्पेंड कैसे होगा, तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं यही आते हैं मेन। लेकिन मैंने आपको एक एक चीज समझा दी है कि ताकि इसके टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ भी नहीं था, इसमें डिफरेंट आपकी फीस कौन सी है, फाइन कौन से हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। फीस इजी है, ठीक है, इनके फाइन्स लगते हैं, कब कब लगते हैं, ये सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है। तो पहले बताइए, ये आपको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, इसके आगे का बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।